स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी उनके बारे में समझेंगे और आज ही हम इस पूरे टॉपिक को कवर भी कर लेंगे। सो इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर आप लोग बने रहिएगा और इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का जो एंडिंग पार्ट है वो अच्छे से हर तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज टिंडाल इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की। और ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो टिंडाल इफ़ेक्ट होता क्या है बेसिकली। देखिए, टिंडाल इफ़ेक्ट जो है वो एक तरह का जो है एक इफ़ेक्ट है, जो कि एक इफ़ेक्ट है, इट इज़ एक इफ़ेक्ट है, एक तरह का इफ़ेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये इफ़ेक्ट हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देखने को मिलता है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लाइट है ना वो स्कैटर्ड हो जाती है। जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर्ड द लाइट। इन्हीं की वजह से ये स्कैटरिंग हमें देखने को मिलती है। ये एकदम वैसी चीज़ है जैसे आप क्या करिए, हमारे पास सपोज़ करिए कि दो सॉल्यूशन है। एक ये सॉल्यूशन है जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन, एक तरह से ट्रू सॉल्यूशन है। अब इसमें हम कोई एक लाइट का सोर्स अगर इसके ऊपर फॉल कराते हैं, एक लाइट सोर्स, मान लीजिए ये एक लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है और इसके ऊपर अगर हम एक, ये कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा है और इसको अपन ऊपर से देख रहे हैं, ये आँख बनी हुई है, एक तरह से माइक्रोस्कोप कह लीजिए या आँख कह लीजिए, कोई ऊपर से देख रहा है इसमें। तो यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं, जो लाइट होगी वो सीधे निकल जाती है। ठीक, वो सीधे इसलिए निकल जाती है क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ जो होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है और वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से इन पार्टिकल्स में हमें देखने को ऐसा मिलेगा सिंपली कि लाइट का जो बिहेवियर है वो किसी से एक तरह से देखेंगे अंदर जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो इससे ये इनका कोलिजन नहीं होगा, और जब कोलिजन नहीं होता है तो लाइट डेविएट नहीं होगी। सिमिलरली इसका मतलब देखिए क्या है, अगर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर लाइट हमने डाली तो ऊपर से जब आप देखेंगे ना तो अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। इधर भी आपको डार्क दिखाई देगा, साथ ही साथ नीचे भी आपको क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। लेकिन अगर सपोज़ करिए कि इन्हीं लाइट सोर्स में हम एक ऐसा पार्टिकल रख दें, इसी लाइट सोर्स को हम एक ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर से इसके ऊपर डालते हैं जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें कुछ ये पार्टिकल्स भी मैंने बना दिए हैं, और ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये एक कैसा है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली, इसमें लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हमने लाइट इसके ऊपर फॉल कराई है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं ना, लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइट पार्टिकल्स जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं, ये लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलाइड करने का मतलब टकराते हैं एक तरह से। तो कोलाइड करते हैं, किससे करते हैं, कोलाइड विद पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में पार्टिकल प्रेजेंट है जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम देखते हैं ऊपर से तो हमें यहाँ देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर भी आपको ल्यूमिनेसेंस दिखाई देगा और यहाँ पर भी आपको ल्यूमिनेसेंस दिखाई देगा, मतलब चमक दिखाई देगा, ग्लो दिखाई देगा। तो इसी इफ़ेक्ट को हम टिंडाल इफ़ेक्ट कहते हैं। दिस इफ़ेक्ट वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाई फेराडे। इस इफ़ेक्ट को सबसे पहले फेराडे ने देखा था, बट कंप्लीट स्टडी टिंडाल ने की थी। सो दैट्स वाई इनका जो नाम रखा गया, इस इफ़ेक्ट का नाम रखा गया, वो रखा गया टिंडाल इफ़ेक्ट। सो टिंडाल इफ़ेक्ट क्या है बेसिकली, टिंडाल इफ़ेक्ट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल्स, या सिंपली सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल लाइट के पार्टिकल से टकराएंगे, जिसकी वजह से लाइट का पार्टिकल डेविएट हो जाएगा। और जब पार्टिकल डेविएट हो जाएगा लाइट का, तो लाइट भी डेविएट हो गई ना, तो आपको ग्लो दिखाई देगा चारों तरफ।
जबकि एक ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन है वो उसमें लाइट सीधे निकल के चली जाएगी। ये आपने ऐसा देखा होगा या कभी जब आपने नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए कमरे में मान लीजिए लाइट अगर चली गई है और उसमें कहीं थोड़ी बहुत कहीं पर स्पेस है, लाइट अगर किसी तरह से सनलाइट अगर आ सकती है तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स जो है मतलब आपको दिखाई देते हैं और वो पूरा जो लाइट है एक तरह से वो पूरे कमरे में उसको रोशन कर देता है। ठीक है, तो वो ये भी एक तरह का टिंडाल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। और टिंडाल इफेक्ट के और भी अलग एग्जाम्पल है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, तारों का चमकना भी हमें किसकी वजह से दिखाई देता है, बेसिकली टिंडाल इफेक्ट की वजह से। और साथ ही साथ इसमें हम एक चीज़ और बता दें कि आपका ये जो रेनबो है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर ही है। लाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल जो भीगा हुआ जो मॉइस्चर्ड पार्टिकल है उससे क्रॉस होता है और जैसे ही उसको वो क्रॉस करता है तो जो लाइट पार्टिकल है वो बेसिकली 7 अलग अलग कलर्स में, अलग अलग लाइट्स रेडिएशन में, कलर वाले रेडिएशन में डेविएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो आई होप आपको टिंडाल इफेक्ट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर यही चीज़ है, तो आपको इतना समझना है, लाइट के सोर्स को अगर ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है तो लाइट सीधे निकल जाएगी और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ये डेविएट हो जाएगा लाइट। ये लाइट क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। अब टिंडाल इफेक्ट से हमें फ़ायदा क्या है, टिंडाल इफेक्ट से हमें ये फ़ायदा है कि टिंडाल इफेक्ट जो है किसी भी सॉल्यूशन की हेट्रोजीनिटी या होमोजीनिटी के बारे में बता देगा। अगर कोई सॉल्यूशन होमोजीनियस है तो लाइट सीधे निकल जाएगी और अगर हेट्रोजीनियस है तो फिर वही टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। और एक चीज़, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करते हैं या लगभग बहुत कम, मतलब उनकी जो इंटेंसिटी है एक तरह से टिंडाल इफेक्ट को शो करने की बहुत लो होती है। वाइल इन केस ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन वहाँ पर इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये स्ट्रॉन्ग टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था टिंडाल इफेक्ट का जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में समझते हैं, और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसका नाम एक तरह से ऐसे भी आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ही बता रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली ये होता है, ये क्या कि इट इज़ द मूवमेंट, ये क्या होता है एक तरह का, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स टूवर्ड्स किसकी तरफ जाते हैं, टूवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके प्रभाव में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर हम क्या करें कि किसी तरह कोलाइड के पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के, कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें कोलाइडल के पार्टिकल होंगे, कोलाइड्स के पार्टिकल होंगे, और उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि कोलाइडल पार्टिकल अगर चार्जेबल है, शर्त यहाँ पर यह है कि अगर कोलाइड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है देन वो इस तरह का मूवमेंट हमें दिखाएगा जब हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखेंगे तब। तो आप जानते हैं कि जैसा कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे, बेसिकली एक इलेक्ट्रोड जो है आपका एनोड होगा और एक आपका कैथोड होता है। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो ऐसे केस में हमें देखने को क्या मिलता है कि कोलाइडल पार्टिकल जो है मूव करने लगता है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक यू शेप की ट्यूब है, किस शेप की, यू शेप की, एक यू शेप की ट्यूब है जिसमें हमने यहाँ तक कोलाइडल सॉल्यूशन भर रखा है और ये इलेक्ट्रोड आपके लगे हुए हैं, एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा। प्लस वाला एनोड होता है जैसा कि आपको पता है और कैथोड होता है माइनस, क्योंकि ये बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा रहता है। अब इसमें अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रोड लटका हुआ है, टंगा हुआ है, तो इसमें आपने कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। अब समझिए, इसमें जब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया, अब मैं मान लेता हूँ कि कोलाइडल सॉल्यूशन, सपोज़ करिए कि मेरे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो निगेटिव कोलाइड है। कैसा है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो निगेटिव जो कोलाइडल पार्टिकल होगा वो इधर की ओर मूव करेगा, है ना, ऐसे ही तो मूव करेगा और ये इधर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, सपोज़ करिए आर्सेनिक सल्फाइड है,
आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर आपको पता है निगेटिव चार्ज होता है, और वो लेयर किसकी होती है, S- की लेयर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये निगेटिव लेयर है, इसके चारों ओर कैसी लेयर है, निगेटिव लेयर। अब सपोज करिए, अब ये अगर कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने इस यूट्यूब अब वो यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब मतलब यू आकार वाली जो है ट्यूब, एक तरह की नली जिसे कहते हैं, यूट्यूब जो है, इसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशन को फिल कर रखा है। और यहाँ पर जब हम इस सॉल्यूशन को, जब इसका सर्किट ऑन करते हैं या इसके सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जब ये सेटअप पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर हमें एक मूवमेंट दिखाई देता है कि निगेटिव कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और सिंपली एनोड। तो ये किस इन्फ्लुएंस में हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया होगा। सपोज करिए मेरे पास एक एग्जांपल और है, सपोज करिए मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप जानते हैं इसको पेप्टाइजेशन के थ्रू बनाते हैं, और आपको पता है कि इसके ऊपर फिर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर की ओर मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स बताइए जल्दी से, किधर की ओर मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। सो ऐसे मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया होगा, और आप इसको बुक से भी अच्छे से और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसका एक डायग्राम आप छोटा सा देख लीजिए, इसे आप बना भी सकते हैं। एक तरफ है पॉजिटिव कोलाइड, ये आपको काम आएगा बाद में, इससे पहले भी मैं लिखा चुका हूँ, फिर भी आप लोग लिख लीजिए एक बार, और जब यहाँ पर एक बार चर्चा हो गई है तो पॉजिटिव की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। तो सिंपली क्या है, हाइड्रेटेड मेटालिक हो गए, हाइड्रेटेड मेटालिक, ठीक है, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिकली, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, ठीक। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, सिंपली जैसे बेसिक डाइज हैं, डाई तो आप जानते हैं, डाइज वो आता है बाल तुरंत काला कर देता है, लाल कर देता है, हरा कर देता है, आप देखते होंगे फैंसी हेयर बना देता है सब, ठीक है। और फिर आपके सिंपली ये कुछ हीमोग्लोबिन हो गया, ये आपके कुछ एग्जांपल हुए आपके या हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है जैसे, या हाइड्रोक्साइड भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड। और निगेटिव कोलाइड में जैसे सिंपली मेटल्स ही हो गए, सबसे पहले एग्जांपल तो इसमें मेटल्स हो गए। मेटल्स में लाइक कॉपर है, आपका Au है ना, गोल्ड है ना, ये सब एग्जांपल हो गए। मेटालिक सल्फाइड हो गए, मेटालिक सल्फाइड आप जैसे जानते ही हैं, कैडमियम सल्फाइड है जैसे, मेटालिक सल्फाइड में जैसे कैडमियम सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है, ठीक, ये सब एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। एसिड डाई आ जाएगी, एसिड डाइज आ जाएंगी, तो इसका भी आप एग्जांपल लिख लीजिए ज़रा। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, चलिए फिर, आई होप आपने इसे लिख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है कोऑगुलेशन। और इसे ही हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, अगर आप लोगों को इसका आइडिया हो तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हिंदी में इसको अवक्षेपण या अवक्षेपण ही बोलते हैं वैसे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब देखिए कोऑगुलेशन क्या होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। कोलाइडल सॉल्यूशन अगर किसी तरह प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए, सपोज़ करिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है और उस कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन चेंज कर दें प्रेसिपिटेट में बाय यूजिंग सूटेबल कोआगुलेटिंग एजेंट। इसमें एक कोआगुलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, कोआगुलेटिंग एजेंट, या इसे ही हम इसको दूसरी भाषा में सिंपली इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का इसमें अभी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी इलेक्ट्रोलाइट को हम बेसिकली कोआगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या कोआगुलेशन बोलते हैं बेसिकली। तो अब इसकी अगर आपको डेफिनेशन एक तरह से समझनी है तो ये क्या है, एक तरह से कन्वर्जन ऑफ
कोलॉइडल सॉल्यूशन, कन्वर्जन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू, इसको सस्पेंशन भी कह सकते हैं, सस्पेंशन और प्रेसिपिटेट। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट और सिंपली सस्पेंशन। सस्पेंशन में भी पार्टिकल का साइज़ बड़ा हो जाता है और प्रेसिपिटेट में भी पार्टिकल का साइज़ बड़ा हो जाता है। किसी, अब मैं एग्जांपल को ले लूँ, अगर जैसे मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल है, और आपको पता है कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। अब मुझे इसमें क्या करना होगा, एक कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट या कोआगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं, और उस कोआगुलेटिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट को मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैंने NaCl ले लिया, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हमारे घरों में मिलता है, रोज़ हम लोग खाते हैं इसे। इसको जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करते हैं, जैसे ही हम इसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड, तो ये क्या कर देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें प्रेसिपिटेट दे देगा। हमें क्या दे देगा, प्रेसिपिटेट दे देगा, किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, जिसे मैंने रेड कलर से मान लीजिए ऐसे दिखा रखा है, और ये नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। यही आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है एक तरह से, वो भी कैसा है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर ये किस फॉर्म में था, कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में था। अच्छा, प्रेसिपिटेट, इस प्रोसेस को करने के कई तरीके हैं। ये जो प्रोसेस आप सामने देख रहे हैं इसके कई तरीके हैं। इसका बहुत साधारण और बहुत ही कॉमन, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास मिल्क, जो कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, और अगर वो मिल्क फट जाता है तो प्रेसिपिटेट में बदल जाता है, ठीक, वो प्रेसिपिटेट में बदल जाता है। अब उसके कई रीज़न हो सकते हैं, दूध के फटने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम बहुत देर तक उसको क्या करें, सपोज़ करिए दूध वाला आया और आपने दूध लेके उसको रख लिया, लेकिन आपने उसे गर्म नहीं किया 3-4 घंटे तक, मान लीजिए कुछ, तो अब अगर गर्म नहीं किया तो जब आप गर्म करेंगे तो फिर दूध फट जाएगा। ये आपने देखा होगा, आपकी डेली लाइफ में हुआ होगा। और आप मेरा यकीन मानिए, भारत में रहने वाले प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चे, सब ने एक बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि उन्होंने दूध इस गलती से मतलब उसको बर्बाद कर दिया होगा। ठीक है, स्वयं मैंने भी किया है, मैं मान लेता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, मुझसे भी ये कई बार हुआ है। नहीं तो जैसे दूध से जब पनीर बनाया जाता है तो आप देखते होंगे डेयरी पर वो लोग क्या करते हैं, दूध को क्या करते हैं, मतलब जैसे समझ रहे, नींबू डाल देते हैं उसमें, तो वो दूध तुरंत फट जाता है, तो जिससे क्या होता है फिर उसको वो पनीर बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो दूध यानी कि जो मिल्क है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रेसिपिटेट में। तो यही प्रोसेस कहलाती है कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर कोआगुलेटिंग एजेंट, जैसे वहाँ पर नींबू है, अब ज़रूरी नहीं कि हर बार इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज़ करें, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे सपोज़ करिए कोआगुलेशन इस आधार पर भी हो जाएगा, मेरे पास एक निगेटिव कोलाइड है और नेगेटिव का कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन है। मैं अगर दोनों को आपस में मिक्स कर दूं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जैसे ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तुरंत ये क्या कर लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन से वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीधे सस्पेंशन में, या आप जिसके कहते हैं प्रेसिपिटेट में। तो इस प्रोसेस को ही हम कोआगुलेशन कहते हैं। कोआगुलेशन के 2-4 और मतलब कई मेथड से वो किया जा सकता है। इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए तो आप बुक से उसको पढ़ सकते हैं, हायर क्लास की बुक से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको 2-3 मेथड वो बता दिए हैं कि कैसे कोआगुलेशन किया जाता है। सो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू सस्पेंशन और प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन। आपको बस हमेशा ये याद रखना है कि कोआगुलेटिंग एजेंट और इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको अगर हमें प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है तो हमें कोई ना कोई एक कोआगुलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल आपको सामने दे दिया। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हार्डी-सुलजे लॉ। अब उसको समझते हैं। हार्डी-सुलजे रूल जो है या हार्डी-सुलजे जो लॉ है वो देखिए क्या है, समझिए। सपोज़ करिए कि मेरे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब मुझे एक बात बताइए, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, निगेटिव होगा। ये तो क्लियर है। अब पॉजिटिव और निगेटिव मान लीजिए कोई भी एक होगा, फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, आयन। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रोलाइट एक A+ और B- यानी आयनिक फॉर्म में ही होगा, वो उसको जैसे NaCl है ना, Na+ और Cl-,
तो आप समझिए, जैसे पॉजिटिव, समझिए क्या होता है इसमें, पॉजिटिव लेयर थी फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सॉल्यूशन में, आर्सेनिक सल्फाइड के या कैडमियम सल्फाइड अगर आप लेते हैं तो उसमें भी जो लेयर होती है चारों तरफ वो सल्फाइड आयन की लेयर होती है, यानी कि निगेटिव लेयर हो गई। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन है, उनमें से एक कोई ऐसा आयन होगा जो उसके चारों यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको डिस्टर्ब कर देगा। किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के चारों तरफ जो लेयर बनी होती है वो या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर इलेक्ट्रोलाइट दो भागों में, दो पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक निगेटिव आयन। तो अब उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन के चारों तरफ बनी हुई लेयर को जो किसी न किसी चार्ज की होगी, इधर पॉजिटिव और निगेटिव, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई एक आयन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हार्डी-सुलजे लॉ का टोटल दो रूल थे या दो लॉ थे, दो नियम थे। उनमें से पहला रूल ये था कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट का आयन रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसे हम काउंटर आयन बोलते हैं, और उसका जो चार्ज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के चार्ज के अपोजिट होगा। ठीक, आई होप। सपोज करिए कि अब यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो यहाँ पर जो भी आयन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो पहला जो रूल था, रिस्पॉन्सिबल जो आयन होता है, रिस्पॉन्सिबल आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड काउंटर आयन। उसे ही हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं, क्योंकि वो क्या कर देगा, कोलाइडल सॉल्यूशन को एक तरह से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसको एक एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर यह है मेरे पास कि मैं अगर कह दूँ कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो फिर यहाँ पर जो काउंटर आयन होगा वो होगा B-, क्योंकि यही इसके आयन के अपोजिट चार्ज वाला आयन है, तो इसे ही हम काउंटर आयन कहते हैं। तो पहला रूल आई होप आप समझ गया होंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लें तो मैं इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं इसमें एग्जाम्पल भी बताता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब एग्जाम्पल भी मैं इसमें बता देता हूँ। सपोज़ करिए कि मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये तो आपको पता ही है कि इसके चारों ओर फिर लेयर कैसी होगी। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसके चारों ओर पॉजिटिव आयन की लेयर होगी, यानी कि इसमें आयन कौन सा होता है, Fe+3 आयन की लेयर होती है। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट में मान लेता हूँ कि मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है वो इलेक्ट्रोलाइट लिया है मैंने, मान लिया NaCl ले लिया है। तो NaCl ब्रेक होगा Na+ में और Cl- में। तो यहाँ पर Cl- क्या करेगा, ये इसके चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। क्या कर देगा, एक तरह से चार्ज को न्यूट्रलाइज़ कर देगा। न्यूट्रलाइज़ करने का मतलब है कि उसको बैलेंस कर देगा। अब न्यूट्रलाइज़ करने के बाद होगा क्या, न्यूट्रलाइज़ करने के बाद यही फिर क्या कहलाएगा, एक तरह से यही काउंटर आयन कहलाएगा। आई होप आप ये बात मेरी समझ गए होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पहला रूल क्या है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबल आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड काउंटर आयन। को जो भी इलेक्ट्रोलाइट का रिस्पॉन्सिबल आयन है, क्योंकि इसको कोई ना कोई तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेगा ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पॉजिटिव लेयर है तो निगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा, और अगर निगेटिव लेयर है तो फिर पॉजिटिव आयन सेटिस्फाई करेगा। पहला रूल यही है। नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल क्या था इनका, सेकेंड रूल देखिए क्या है इनमें। सेकेंड रूल है इसमें, इन्होंने कहा कि मोर चार्ज कह लीजिए, या हाँ चार्ज ही कह लीजिए, मोर चार्ज ऑफ काउंटर आयन। ठीक, तो मोर विल बी कोगुलेटिंग पावर, यानी कि उसमें कोगुलेटिंग पावर या कोगुलेटिंग करने की जो पावर है उतनी ही ज़्यादा होगी। ये इनका सेकेंड लॉ था। सपोज़ करिए कि मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, क्या दिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं कितने, 4। पहला दिया है NaCl, दूसरा दिया गया है आपका MgSO4, तीसरा दिया गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड,
और चौथा दिया गया है आपका बोले तो K4FeCN6। अब मुझसे पूछा जाएगा कि इन देखिए सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट इसको कोगुलेट कर देंगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इफेक्टिव है और जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कोगुलेट करेगा इसको। तो इसमें आंसर होगा FeCN6 का, क्योंकि इसकी जो पावर है ना, यहाँ पर अगर देखिए सबसे पहले तो समझ जाइए काउंटर आयन कौन है, तो काउंटर आयन यहाँ पर निगेटिव होगा Cl का, यहाँ पर काउंटर आयन होगा SO4 माइनस माइनस का, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लेयर है, पॉजिटिव लेयर का मतलब है हमको काउंटर आयन चाहिए निगेटिव, और यहाँ पर होगा आपका Cl माइनस, जबकि यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा FeCN6 का होल 6 और पावर इसका मतलब 4 माइनस के चार्ज इसके पास कैरी। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ये तो डिपेंड करता है कि काउंटर आयन कौन सा है, तो मोर चार्ज ऑफ काउंटर आयन मोर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। तो इसलिए कोगुलेटिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा वो किसकी है, आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, किसकी है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। तो आई होप आपको हार्डी-सुलजे लॉ के दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको एक चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में हम लोग जानते हैं कि लायोफिलिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लायोफोबिक की स्टेबिलिटी कम होती है, इसीलिए उनको प्रिपेयर करने के मेथड भी बहुत स्पेसिफिक होते थे, स्पेशल मेथड होते थे। तो अब आप समझिए इनका प्रोटेक्शन करना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि ये इतने ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इनको क्योंकि इन देखिए समझिए, एक तो बनाने में इनको इतनी प्रॉब्लम, एक बार जब हमने बना लिया और फिर मान लीजिए अगर ये डिसोसिएट हो गए या एग्रीगेट कर गए, या मान लीजिए फिर से इन्होंने अपनी ओरिजिनल स्टेट को ऑक्युपाई कर लिया या फिर से प्रेसिपिटेट बन गए, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है। तो इसका फिर प्रोटेक्शन करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढने की एक ज़रूरत थी। तो फिर यहाँ पर हम लोग नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात तो यही चीज़ है कि जो लायोफोबिक होते हैं, लायोफोबिक जो कोलाइड होते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो कि थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, आर अनस्टेबल, ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं। तो एक तरह से इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो टू इंक्रीज़ द स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या ऐड कर देते हैं, सम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक, सम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। अब लायोफिलिक कोलाइड इसमें क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। लायोफिलिक कोलाइड को ऐड करने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड है ना, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और किसका प्रोटेक्शन, बेसिकली लायोफोबिक कोलाइड का हमें प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर समझना क्या है हमको कि प्रोटेक्टिंग ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट जो होता है ना फ्रॉम कोगुलेशन बाय द एडिशन ऑफ सम प्रोटेक्टिव कोलाइड लाइक लायोफिलिक कोलाइड, तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, लायोफोबिक। देखिए लायोफोबिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, लायोफोबिक का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका हम चाहते हैं कि कोगुलेशन ना हो। अगर इसका कोगुलेशन हो गया, अगर इसका कोगुलेशन सपोज़ करिए इसका कोगुलेशन हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट में, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट में। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से पहले ही इसमें हम क्या कर देते हैं, लायोफिलिक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, पहले लायोफिलिक कोलाइड मिला देते हैं। अब जब हम लायोफिलिक कोलाइड मिला देते हैं ना इसमें इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तब क्या होता है, ये जो कोगुलेशन है ना वो रुक जाता है, वो कोगुलेशन नहीं होता है एक तरह से। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे इसमें सिंपल सी चीज़ क्या है,
जिसका प्रोटेक्शन हो रहा है, देखो प्रोटेक्शन अपन किसका कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं एक तरह से लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो इसका तो हो गया प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन करने वाला कौन है, प्रोटेक्शन करने वाला है लायोफिलिक कोलाइड। तो इसे ही अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये जो प्रोटेक्शन कर रहा है इसे ही क्या कहेंगे, एक तरह से प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो ये प्रोसेस ही कहलाती है प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड विच इज बेसिकली लायोफिलिक कोलाइड। तो ये जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वो ही इसको बचाने का काम करता है। तो ऐसा क्या इसके पीछे रॉकेट साइंस है जो इसको ये बचा लेता है। चलिए फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये आपने लिख लिया होगा आई होप। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास एक लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, लायोफोबिक, ये एक सॉल्यूशन है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर आपने मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, अब जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से होगा क्या, इसमें हो जाएगा कोऑगुलेशन। इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से कोऑगुलेशन। इसमें हो जाएगा, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, कोऑगुलेशन हो जाएगी। और हम चाहते हैं इसको रोकना, हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए। इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से यहाँ पर इसका प्रेसिपिटेट कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पर यही जो कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें दिख रहा है आपको, ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, ये जाके सेटल डाउन हो जाएगा नीचे जाके, है ना, नीचे बैठ जाएगा जाके, सिंपल है। तो ये यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। अब हम करते क्या है इसमें, हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। इसके ऐड करने से पहले, अब जाहिर सी बात है ना, इलेक्ट्रोलाइट को तो बाद ही में ऐड करेंगे, पहले ऐड कर देंगे तो प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। तो पहले ऐड करके देखेंगे कि क्या लायोफिलिक कोलाइड को अगर हम मिलाएं, लायोफिलिक कोलाइड, जैसे लायोफिलिक कोलाइड का मतलब जैसे आप जिलेटिन मिला सकते हैं, जैसे आप स्टार्च मिला सकते हैं, एल्बुमिन मिला सकते हैं, है ना, ग्लू मिला सकते हैं, गोंद जिसे कहते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड को क्या करना है, सिंपली पहले इसे ही ऐड करना है। पहले नंबर पर किसे ऐड करेंगे, ऐड लायोफिलिक कोलाइड। तो जैसे ही लायोफिलिक कोलाइड आप मिलाते हैं ना, तो होता क्या है, लायोफिलिक कोलाइड इसके चारों ओर एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की लेयर। आपने पढ़ा होगा, मैंने इसके बारे में बताया था कि जब भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है तो वाटर मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की एक लेयर बनती है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली हमको देखने को केस मिलता है कि लायोफिलिक कोलाइड जो है घेर लेता है लायोफोबिक को, और लायोफिलिक को कौन घेर लेता है, जो भी मान लीजिए उसमें मीडियम होता होगा। तो ये एक तरह से क्या कर लेता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये इसको क्या कर लेगा, एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आप जैसे ही, अब आप सेकंड नंबर पर यानी कि अब आप क्या करिए, इसको मिलाइए, ऐड इलेक्ट्रोलाइट। अब जब आप इसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तब आप क्या देखेंगे, नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर तब आप क्या देखेंगे, नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सिंपली नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। तो हमें प्रेसिपिटेशन देखने को सिंपली नहीं मिलता है। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर ये लेयर बना लेता है, कौन, लेयर होती है, लेयर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड अराउंड लायोफोबिक कोलाइड, जिसकी वजह से इसका प्रोटेक्शन, इसका जो स्टेबिलिटी है इन्हांस हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसे उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट जिसे हम गोल्ड नंबर कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, लास्ट हेडिंग इसमें डाल दीजिए, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर गोल्ड नंबर देखिए क्या है, समझिए गोल्ड नंबर क्या होता है। गोल्ड नंबर ही बेसिकली अमाउंट होती है लायोफिलिक कोलाइड की। हम कितना अमाउंट मिलाएंगे लायोफिलिक कोलाइड का किसी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में जो उसका कोगुलेशन रोक दे।
जो उसका क्या कर दे, कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस को रोक दे आफ्टर द एडिशन या आफ्टर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ पर हमको क्या समझना है, गोल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है या एक ऐसा अमाउंट है लायोफिलिक कोलाइड का, या जिसे हम प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो गोल्ड नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो गोल्ड नंबर क्या है बेसिकली कि मिनिमम अमाउंट है एक तरह का, मतलब कम से कम मतलब मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम मिलीग्राम, mg में वैल्यू होनी चाहिए, मिलीग्राम, मिनिमम मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड, या मान लीजिए मिनिमम मिलीग्राम ऑफ, यहाँ पर आप मिलीग्राम लिख लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, मिलीग्राम, मिनिमम मिलीग्राम्स ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड। अच्छा, प्रोटेक्टिव कोलाइड को आप सिंपली लायोफिलिक कोलाइड भी लिख सकते हैं, मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लायोफिलिक कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड एक ही मतलब है। आप तो जानते ही हैं कि लायोफिलिक कोलाइड की ही मात्रा हम मिला रहे हैं रिक्वायर्ड, बेसिकली रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द किसकी वजह, किसको रोकने का काम करेगा, टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड, कोआगुलेशन ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट बाई 1 ml of NaOH, 1 ml of 10% NaCl by the action of basically NaCl की वजह से ही हमको ये देखने को मिलता है कि NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे अगर हम ऐड करते हैं उसकी वजह से उसका कोआगुलेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसमें अगर हम लायोफिलिक कोलाइड को मिला दें तो ये जो है इसके बेसिकली कोआगुलेशन को रोक देगा। तो डेफिनेशन क्या है, मिनिमम मिलीग्राम्स ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड, हमको इसकी कितनी मात्रा मिलानी है ये समझिए, ये मिलीग्राम में होना चाहिए सिंपली। तो मिलीग्राम में मिलाई गई मात्रा mg में मिलाई गई, जैसे 2 mg है, 5 mg है, 1 mg है ना, 10 mg है, 50 mg है, ठीक है ना। जैसे 1 ग्राम में कितना mg होता है चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वैसे 1000 mg होता है 1 ग्राम में। तो हम कितना अमाउंट इसका मिला रहे हैं, इसी को गोल्ड नंबर बोलते हैं। मिनिमम मिलीग्राम ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल कर लीजिएगा इसे, गोल्ड सॉल बाय द एक्शन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। अब देखिए जो आप समझिए एक 10 ml का गोल्ड सॉल है और 10 ml के हिसाब से 1 ml इसका कितना हुआ, 10% तो हुआ एक तरह से। तो जो 1 ml NaCl अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट गोल्ड के सॉल का क्या कर देगा, एक तरह से कोआगुलेशन कर देगा। लेकिन इसी कोआगुलेशन को रोकने के लिए अगर हम पहले इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तब तो कोआगुलेशन हो ही जाएगा। नहीं समझ रहे आपको, पहले समझ रहे ना, पहले आपको लायोफिलिक कोलाइट डालना है, देन आपको इतना एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है जिसमें 10 ml आपका गोल्ड सॉल्व होना चाहिए और उसमें 1 ml NaCl सॉल्यूशन डाल देना चाहिए जो कि 10% होता है। तब वो उसके कोआगुलेशन को या प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, जैसे गोल्ड जो सॉल्व होता है सिंपल सी, यहीं पर भी वही बात है, ठीक है। तो ये जो कोआगुलेशन है, ये कोआगुलेशन को फिर ये क्या कर देगा, एक तरह से ये रोक देता है यहाँ पर, ठीक। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे गोल्ड सॉल्व है, इसका रेड कलर होता है बेसिकली, और इसी को ये फिर क्या गोल्ड के ही पर्पल कलर में, आपको मालूम है मैंने आपको बताया है गोल्ड का गोल्ड सॉल्व है एक ये और एक ये गोल्ड सॉल्व है। रेड कलर तब होता है जब बहुत मतलब एक तरह से स्मॉल साइज होता है, पार्टिकल का साइज़ क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, रेड कलर होगा तब, ठीक। और अगर मैं इसमें NaCl मिला दूं, मैं इसमें क्या मिला दूं, NaCl, तो फिर वो उसको कोआगुलेट कर देगा, और कोआगुलेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, कोआगुलेट करने की वजह से इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और एक चीज़ देखिए आप, गोल्ड के सॉल्व में गोल्ड का पार्टिकल का साइज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और आपको याद होगा कि कलर प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के पार्टिकल का साइज अगर चेंज होगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर हमने इसमें NaCl ऐड किया जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इसका कोआगुलेशन कर देगा। तो
गोल्ड नंबर एक वो मिलीग्राम में मिलाई गई वो वैल्यू है किसी लायोफिलिक कोलाइड की जिसे अगर हम गोल्ड के 10 ml सॉल्यूशन में मिला दें तो फिर वो NaCl के द्वारा अगर जो उसका कोagulation है ना वो रोक देगी, जिसका मतलब है गोल्ड का जो रेड कलर है वो पर्पल में कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पूछा था कि गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, तो उसे कैसियस गोल्ड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कैसियस पर्पल बोलते हैं एक तरह से। क्या बोलते हैं? कैसियस पर्पल बोलते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। सो ये ओवरऑल बेसिकली आपका कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। और एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और एक पूरा जो सरफेस केमिस्ट्री का यूनिट है वो पूरी तरीके से आज ये कंप्लीट हो गया है। और इसमें एप्लीकेशन का पार्ट आप, क्योंकि अब आप इतना चैप्टर इसमें इतना समझ चुके होंगे कि आप एप्लीकेशन अपने तरफ से उसको लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और कोई भी चीज़ की कोई दिक्कत रहे तो आप पूछेगा कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट, कौन से लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया जाए। उसके बिहाफ पर भी आप हमें कोई ना कोई एक सजेशन दे सकते हैं, फिर उस हिसाब से नए चैप्टर का एक सीरीज़ फिर शुरू किया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।